डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। खाड़ी देशों में सीबीएसई मूल्यांकन नीति पर नोटिस जारी, कम अंकों से उच्च शिक्षा अवसर प्रभावित होने का दावा। 6 खाड़ी देशों के 30 छात्रों ने याचिका दायर की। मोटर दुर्घटना मुआवजा दावों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आय निर्धारण के नए मानदंड तय किए। कहा, वेतनभोगियों के लिए अंतिम आईटीआर को आधार माना जाएगा। स्वरोजगार वालों के 3 वर्षों का औसत आईटीआर मान्य। सरकारी स्कूलों में सरस्वती वंदना गायत्री मंत्र पाठ को चुनौती देने वाली याचिका छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रद्द की। कहा, छात्रों को प्रार्थना के लिए मजबूर करने का प्रमाण नहीं। सरकारी आदेश में परिपत्र में किसी प्रकार का निवारण निर्देश नहीं। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट ने डल झील पीआईएल पर रिपोर्ट मांगी। डल झील मामला पिछले 24 वर्षों से है लंबित। न्याय मित्र को तथ्यात्मक रिपोर्ट 31 अगस्त तक सौंपनी है। अदालत ने झील सुधार आदेशों की प्रगति पर जानकारी मांगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा और लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। तो आप इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फ़ोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको रैगिंग रोकने के कानूनी प्रावधानों की जानकारी देंगे। इस पर जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। परमानंद पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल हेल्पलाइन में। तो दर्शकों, अगर आप रैगिंग रोकने से जुड़े कानून पर कोई सवाल जानना चाहते हैं तो आप राय ले सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 01206127 हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 01206127 वापस चलेंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी के पास और सर आपसे जानना चाहेंगे कि रैगिंग की परिभाषा एंटी रैगिंग अधिनियम के अंतर्गत क्या है और इसके मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए शालिनी जी, जो भी विश्वविद्यालय में पढ़ा है वो इस शब्द से भली भांति परिचित है कि रैगिंग किसे कहते हैं। इसमें कोई खास बताने की जरूरत नहीं। जिसको हम यहाँ रैगिंग कहते हैं वो विदेश में कई देशों में इसको एंटी हेजिंग कहा जाता है। हेजिंग एंटी हेजिंग लॉ, एंटी हेजिंग। तो एक चीज आपको ये बताएं कि ये भारत में कोई ऐसा कानून नहीं है। अधिनियम तो वो कह रहे हैं लेकिन अधिनियम कोई सेंट्रल एक्ट नहीं है। स्टेट ने बनाए हैं, जरूर नियम बना दिए हैं और उन स्टेट्स ने इनको एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया है और कहा है कि अगर कोई रैगिंग करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसको अपराध के रूप में माना जाएगा और वो उसके लिए दंडित हुआ। सबसे जरूरी चीज ये है कि ये 12वीं कक्षा तक तो कोई रैगिंग की बात आती नहीं है, लेकिन स्कूल एजुकेशन के बाद जब यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जाते हैं तब ये रैगिंग की शुरुआत की थी। रैगिंग की शुरुआत आपको बताऊं कि 50 साल से ज्यादा हो रहे होंगे। मैं विश्वविद्यालय में आया था, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो वो छोड़ के चले गए हैं। उन्होंने फिर विश्वविद्यालय में कदम रखने का नाम नहीं लिया क्योंकि उनका इतना भय और आतंक का माहौल था कि उसमें वो और कई लड़कियां जो को एजुकेशन हम लोगों के साथ था तो कई लड़कियां तो ये आत्मश्लाघा में बोलती थी कि हमने उस लड़की की ऐसी रैगिंग किया कि वो छोड़ के चली गई। अब ये बताइए, ये अमानवीय कृत्य जो है, ऐसा विश्वविद्यालय में तुम पढ़ने के लिए जाते हो या जाती हो, लेकिन अगर वहाँ दूसरे बच्चे आते हैं और उनके साथ इतना दुर्व्यवहार करते हो तो निश्चित तौर पर इसका कोई दंड होना चाहिए। हालांकि जांच पर रोकथाम के सारे तरीके उस समय भी होते थे, लेकिन आजकल थोड़ा और कड़ाई हो गई है, जागरूकता बढ़ गई है जी। तो रैगिंग में खास तौर पर आप देखिए क्या है, रैगिंग में एक मानसिक तौर पर किसी बच्चे को, नए बच्चे को, आने वाले या लड़की को आप गाली देना शुरू कर दें अनायास किसी बात पर नहीं, तो वो एक तरह की रैगिंग हुई। और तो और विश्वविद्यालयों में ऐसा भी देखने को मिला है कि कई लड़कियों के साथ जो है वो उनके हॉस्टल की लड़कियां जो है वो उनके साथ इतना अश्लील व्यवहार करती हैं,
की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उनके कपड़े उतार दिए जाते हैं, उनके साथ थप्पड़ लगाए जाते हैं, उनको मारपीट किए जाते हैं। ये इतना निंदनीय घटना है कि अब आपको हम क्या बताएं। ऐसे बच्चों लड़कों के साथ होता रहा है कि वो उनके उनके कपड़े उतारे, उनके साथ मारपीट की जाती है। कई बच्चों के साथ तो ये होता है कि आप जो है, हम आपसे एक्सट्रासन पैसा तुमको मिला है, तुम्हारे माँ बाप ने पैसा भेजा है और हम उस पैसे को ले लेते हैं, ऐसा भी करने के लिए जी। जाती है। तो इस ढंग का रैगिंग के आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से ये इतना आपके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता है कि रैगिंग की परिभाषा के अंतर्गत यही चीज आती है। और इस चीज को मैं एक चीज और बता दूं, हालांकि इसमें बहुत जरूरी नहीं है, कि मैंने रैगिंग में देखा है, मैं विश्वविद्यालय में अपने देख चुका हूँ कि वही लड़के ज्यादातर रैगिंग करते हैं जो आवारा किस्म के होते हैं, और ऐसी लड़कियां करती हैं जो पढ़ने लिखने में ठीक नहीं होती हैं। वही आने जाने वाले नए आने वाली लड़कियों के साथ व्यवहार करती हैं, उनको गालियां देती हैं, उनका मानसिक शारीरिक शोषण करती हैं और उनसे कहती हैं कि तुम पैसे ले आओ, और कई बार तो अपना काम भी कराती हैं, कहती हैं कि तुम उनको जो काम मिला है उसको पूरा करके दो। ये स्थिति है रैगिंग का। रैगिंग में ये चलता रहा है और इसको रोकथाम के लिए उस समय से भी व्यवस्था होती रही। अब तो थोड़ी जागरूकता बढ़ गई है, इस नाते लड़कियां भी और लड़के भी दोनों जागरूक हो गए हैं और वो रैगिंग रोकने के लिए पूरा तरह से प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारत में रैगिंग को रोकने के लिए बनाए गए मुख्य कानून और नियम कौन-कौन से हैं? देखिए, भारत में सेंट्रल कोई एक्ट नहीं है, कोई केंद्रीय कानून तो नहीं बना है, लेकिन राज्यों ने इस पर कानून बना रखा। और इसमें एक मुख्य रूप से कानून ये है कि अगर किसी बच्चे को कोई किसी की रैगिंग हुई है, तो बच्चे इसलिए हम सबसे कहते हैं कि वो 12वीं पास करके बच्चे जाते हैं, लड़के लड़कियां जाते हैं, तो वो बच्चे की उम्र में होते हैं, केवल 12वीं पास कर लिए हैं, कॉलेज में प्रवेश किए। अब इनके पेरेंट्स भी आजकल थोड़ा जागरूक हो गए हैं। हम लोगों के टाइम पर तो ये मान के चलते थे कि पेरेंट्स कुछ नहीं बोलते थे। जी। अब आप, लेकिन आज की स्थिति आ गई है कि उनके माँ बाप, उनके गार्जियन, वो सारे लोग जागरूक हो गए हैं और इस चीज को जाकर के डीन से, प्रिंसिपल से, टीचर से मिल करके बताते हैं कि बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो कानून खास तौर पर यह है कि आप जिसको यूजीसी ने एक रेगुलेशन जारी किया है। रेगुलेशन जारी करने का मतलब यूजीसी ने कहा है कि किसी बच्चे के साथ अगर दुर्व्यवहार किया गया है, उसका मानसिक, शारीरिक या बौद्धिक शोषण किया गया है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। अब एक्शन लेने में तो अब ये तो उसको बताना पड़ता है। मैंने तो ये भी देखा है कि तमाम बच्चे छोड़ के चले गए हैं। आजकल की स्थिति नहीं है, आजकल तो बहुत बच्चे जो है दृढ़ता पूर्वक उसका सामना करते हैं और हम उनको साधुवाद देते हैं जो बच्चे इसका दृढ़ता पूर्वक सामना करते हैं, बहुत संजीदगी से उसका सामना करते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि आप किसी भी तरह के अनाचार और अत्याचार का बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर आपको शिक्षा में ये भी नहीं साफ सिखाया जाता है कि अगर आप अपने ऊपर होने वाले अत्याचार और न्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो समाज में किस ढंग की सेवा प्रदान करेंगे। इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूँ कि आजकल के पेरेंट्स जागरूक हुए हैं, बच्चे भी जागरूक हुए हैं, वो इस चीज के खिलाफ आवाज उठाते हैं और ये कानून होता है। मान लीजिए ये रेगुलेशन यूजीसी का आया है, तो यूजीसी के रेगुलेशन में आप तुरंत प्रधानाचार्य से जाकर के इसकी शिकायत करें, प्रधानाचार्य या डीन जो है उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, एंटी स्क्वाड बनाएंगे और वो उसके कमेटी गठित करेंगे और उसके बारे में जो लोग दंडित पाए जाते हैं उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। एक्शन में सबसे जरूरी चीज क्या होती है कि ऐसे लोगों को पहले तो छोटी मोटी बात हुई तो वार्निंग दी जाती है कि देखो ऐसा तुम मत करो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन अगर वो इसके बावजूद नहीं मानते हैं तो उनको 2-3 सेमेस्टर से अलग कर दिया जाता है कि 6 महीने के लिए तो विद्यालय में या विश्वविद्यालय में नहीं आओगे, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में नहीं आओगे। लेकिन अगर इसके बावजूद भी कमेटी ने रिपोर्ट कर दिया है कि नहीं, इस बच्चे या बच्ची का व्यवहार अच्छा नहीं है, तो उनको विश्वविद्यालय से रस्टिकेट जिसको कहते हैं निकाल दिया जा सकता है, उनको बाहर कर दिया। ये भी कानून के अंतर्गत आया है। जी
सर आगे हम आपसे समझना चाहेंगे कि रैगिंग के मामलों की जांच के लिए क्या कोई प्रकार का समिति या प्राधिकरण का गठन किया जाता है? जी, रैगिंग की जांच के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कमेटी। जी। और कमेटी में क्या होता है, बच्चों के स्टूडेंट्स के प्रतिनिधि होते हैं, टीचर्स के प्रतिनिधि होते हैं, और तो और कई जगहों पर एनजीओस को शामिल कर लिया जाता है, और वो सरकारी अधिकारी भी होते हैं, उनको सबको शामिल करके एक कमेटी बनाई जाती है और कमेटी देखती है। फिर अगर वो उसके बाद मान लीजिए कमेटी के पास वो समिति आ गई तो सबसे बड़ी वो निर्देश देती है, वहां पर कॉलेज में जो बनी हुई कमेटी है या विश्वविद्यालय में, कि आप इसके खिलाफ ये कार्रवाई करिए और इसकी जांच करिए कि क्या ये छात्र संलिप्त पाए गए हैं या नहीं पाए गए। अगर संलिप्त पाए गए हैं तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए, आपको इसके बारे में बताना होगा। जब वो बताते हैं तो उसी आधार पर समिति उनके खिलाफ एक्शन लेती है। वो प्रिंसिपल को लिख के देती है और प्रिंसिपल उसको मानने के लिए बाध्य होता है कि जो जिन्होंने रैगिंग किया है उनको दंडित किया जाना चाहिए। और उस दंडित करने वाले की प्रक्रिया में मैंने आपको बताया कि वह तो कई बार उनको कॉलेज में नहीं आने से कहा जाता है कि 2 महीने 3 महीने तक नहीं आएंगे आप, और अगर आते हैं तो रोजाना आपको अपने बारे में सूचना देनी पड़ेगी कि हम कैसे व्यवहार कर रहे हैं, और अगर इसके बावजूद आप नहीं मानते हैं तो आपको विश्वविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है। ये कमेटी की रिपोर्ट में आता है। जी, लीगल हेल्पलाइन में आज हम चर्चा कर रहे हैं एंटी रैगिंग अधिनियम के ऊपर। तो इस पर जानकारी दे रहे हैं हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। तो सर आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी द्वारा रैगिंग के खिलाफ कौन कौन से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि इसमें कोई सेंट्रल एक्ट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने एक्ट बनाए, और एक्ट बनाने के बाद इसको नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। यानी इसमें बिना पुलिस को किसी मजिस्ट्रेट से सूचना मिले बिना वो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है जो रैगिंग में संलिप्त है, और वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। पुलिस को भी अधिकार है। तो अब आप देखिए कि यह जो एक्ट है ये यूजीसी का रेगुलेशन है। यूजीसी कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो कि पार्लियामेंट या असेंबली हो कि कानून को बना दे। तो यूजीसी ने रेगुलेशन जारी किए हैं जो हर विश्वविद्यालय में, देश के पूरे विश्वविद्यालयों में ये जानकारी दी है कि अगर एंटी रैगिंग आपको कोई स्टेप उठाना है तो आप ये चीजें करेंगे। आप कमेटी का गठित करेंगे, आप काम करेंगे, कैसे रोकेंगे। आप रोकने के लिए आपको ये है कि वहां पर जैसे विश्वविद्यालय में नए नए लड़के आते हैं तो उनकी निगरानी के लिए, सर्वेलेंस के लिए रखे जाएंगे कि कोई आदमी आए नहीं। और ये भी कहा है इसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में, ये कहा गया है कि अगर नए नए बच्चे आते हैं तो पुराने बच्चों से उनको अलग हॉस्टल में रखा जाए, जिससे दोनों का मिलना जुलना कम ही हो जाए। नए नए बच्चों को, नए नए बच्चियों को अलग हॉस्टल में रखा जाए, उनको पुराने बच्चों के साथ न रखा जाए, क्योंकि वो धौंस दिखा करके और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं जी। एक तो ये है। तो ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो यूजीसी की रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि आप खास तौर पर इस पर ध्यान दीजिए कि अगर बच्चा अगर आ रहा है तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई, और मान लीजिए अगर कोई अच्छा ढंग से उसके खिलाफ कार्रवाई करे, सूचना मिल जाती है, तो आप तुरंत फौरन एक्शन में आइए और तुरंत उस जो रैगिंग करने वाले लोग हैं, वो जिम्मेदार लोग हैं, उनको पकड़िए, उनकी जांच करिए, उनसे पूछिए और क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए इसके बारे में जानकारी दीजिए, जिससे एक आत्मविश्वास बना रहेगा नए नए आने वाले बच्चों में, नए नए आने वाली बच्चियों में। उस आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए ही ये यूजीसी के रेगुलेशन में ये प्रावधान किया गया है। जी सर, आगे हम आपसे एक स्थिति समझना चाहेंगे या इस पर जानना चाहेंगे कि अगर किसी संस्थान में रैगिंग की घटना होती है तो उस पर संस्था के प्रमुख की क्या जिम्मेदारी होगी? देखिए, अगर कोई संस्थान में कहीं भी अगर सूचना मिलती है कि उनके संस्थान में, विश्वविद्यालय में या कॉलेज में रैगिंग हो रही है, तो उनको तुरंत आपको डीन को, प्रिंसिपल को इस बारे में एक्शन मोड में आना पड़ेगा। वो इसको रोकने के लिए पूरी तरह से
लग जाएंगे, संलिप्त हो जाएंगे। जरूरत पड़ी तो पुलिस की मदद भी ले सकते हैं, जरूरत पड़ी तो ऐसे लोगों को, नागरिकों की मदद ली जा सकती है जिससे उसको रोका जा सके। क्योंकि सबसे जरूरी चीज है विश्वविद्यालय में या कॉलेज में शिक्षा प्रदान करना, और शिक्षा में ही अगर व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, कुछ लोग उत्पन्न कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ तो एक्शन, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी जरूरी है। अगर ऐसी कार्रवाई आप नहीं करते हैं तो जाहिर है कि शिक्षा ठीक से नहीं हो पाएगी। मैंने खुद देखा इस चीज को कि तमाम नए नए बच्चे या बच्चियां जो होते हैं इतने डरे और सहमे हुए होते हैं कि वो उन बच्चों के सामने बोल नहीं पाते हैं। वो कई बार तो हमने ये देखा है कि तुम मेरे सामने बैठ नहीं सकते हो। अब आप बताइए, विश्वविद्यालय में कोई बच्चा पढ़ने के लिए गया है, तुम मेरे सामने बैठ नहीं सकते हो। इसका मानसिक रूप से दोहन किया गया है। वो शारीरिक रूप में मैंने ये भी देखा है, मैं आपको खुद बताऊं अपनी आप कि मैंने खुद देखा विश्वविद्यालय में, तो थप्पड़ मार देते हैं। अब बताइए, जिस बच्चे को, नया नया बच्चा आया है, 12वीं पास करके उसको थप्पड़ लगा दिया जाता है, कोई बिना गलती के, बिना जांच के ऐसे कर दिया जाता है, तो ये क्या करेंगे? तमाम बच्चियों के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। वो कौन करता है? वो जो सीनियर लड़कियां होती हैं, जो, अब हम उनको आवारा शब्द तो नहीं प्रयोग कर सकते उनके लिए, लेकिन ऐसी ही दुष्ट प्रवृत्ति की लड़कियां होती हैं जो नई नई लड़कियों के साथ माने कपड़े फाड़ दिए और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। तो आप उनके ऊपर क्या बीतती होगी, आप खुद इस चीज को समझ सकती हैं कि क्या बीतती होगी। इसी नाते विश्वविद्यालय या कॉलेज के डीन को, प्राचार्य को और जिम्मेदार लोगों को इसके लिए कहा गया है कि आप समय समय पर एक पेट्रोलिंग बनाइए, पेट्रोल करिए, रात दिन में अध्यापक लोग आए, सीसीटीवी कैमरा लगाइए, इन सारी चीजों को लगाकर इसकी जांच करिए, जिससे कि बच्चे के ऊपर कोई भी मनोवैज्ञानिक असर नहीं पड़ने पाए। वरना जो ये मारपीट की घटनाएं होती हैं, जो अश्लील हरकतें उनके साथ होती है, जो यौन कुंठा उनकी निकाली जाती है, उसमें बच्चे और बच्चियों पर क्या होता है, वो आप उनको कष्ट, मानसिक रूप से कष्ट ज्यादा होता है अपेक्षाकृत शारीरिक रूप से। तो ऐसी चीजों में विश्वविद्यालय को खास तौर पर ध्यान देना पड़ता है, कॉलेज को खास तौर पर ध्यान देना पड़ता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने सर। आगे मैं आपसे जानना चाहेंगी इस पर ही कि एंटी रैगिंग हेल्पलाइन और शिकायत पोर्टल की क्या भूमिका होती है, छात्र इनका कैसे उपयोग कर सकते हैं? जी, एंटी रैगिंग पोर्टल जो है और हेल्पलाइन, ये हर विश्वविद्यालय में, हर कॉलेज में दी गई है। आप इस पर, और कई बार ये सूचना गुप्त रखी जाती है, बताई नहीं जाती है। इस नाते बिना सूचना आपको कोई जरूरत नहीं पड़ती है और आप इसको उसका वो करते हुए उनको बताइए। और एंटी जो रैगिंग हेल्पलाइन वाले लोग हैं वो आपके पास आएंगे और आपको ये बताएंगे कि नहीं, ये हमारे साथ कार्रवाई हुई है और इस बच्चे के साथ ये दुर्व्यवहार किया गया है, इस नाते आपके खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए। तब वो एक्शन लेते हैं और वो इसका बहुत ही लाभ हुआ है। मैंने कहा ना, जागरूकता पहले की अपेक्षा बढ़ी है। पहले तो ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये हेल्पलाइन है, पहले तो कोई ये भी नहीं सोच सकता था कि हमारे साथ ये कहाँ से हम जाएंगे। क्योंकि कई बार मैं आपको बताऊं कि उस जमाने में जब हम लोग पढ़ते थे, तब तो कई बार टीचर भी मजे लेते थे कि नहीं, तुम्हारी रैगिंग हुई कि नहीं हुई, आप बताइए। आजकल की स्थिति में जागरूकता बहुत बढ़ गई है, टीचर लोग जिम्मेदार हो गए हैं, प्रिंसिपल जिम्मेदार हो गए हैं, क्योंकि ये रेगुलेशन आ गया है कि अगर आपने ठीक से व्यवहार नहीं किया है तो विश्वविद्यालय आपके कॉलेज की मान्यता रद्द कर सकता है। यहाँ तक की नौबत आ गई है। तो ऐसी स्थिति में ये कहते हैं बिन भय हो न प्रीत। अगर इनके अंदर ये भय हो जाती है, तो इनके अंदर ये डर आ जाता है, तो ये ठीक ढंग से आपके काम करते हैं और काम करते हैं, जाकर के बच्चों का कल्याण होता है। जी, परमानंद पांडे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंटी रैगिंग अधिनियम से जुड़ी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।